ठीक है, चलिए बताइए, टॉपिक बताइए क्या पढ़े थे लास्ट पीछे, क्या हुआ? पूछ रहे हैं टॉपिक क्या पढ़े थे हम लोग? कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है सुनो, क्वेश्चन करेंगे। एक लास्ट टॉपिक इसमें सेल में बचा है, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। पढ़ के पहले हमने जो पढ़ा था उसके फॉर्मूलों को रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कम्बिनेशन ऑफ द सेल, सेल को कंबाइन किया जाता है करंट की इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। करंट अगर हमें कहीं ज़्यादा चाहिए होता है तो हम सेल को कंबाइन करते हैं। अब कम्बिनेशन जो है हमारे पास टू टाइप्स के थे, सीरीज़ एंड पैरेलल। वो सेल में भी वही होगा जो हम रेजिस्टेंस में पढ़े थे। बस अगर हम सीरीज कम्बिनेशन करते हैं तो जो नेट ईएमएफ होता है वो सिंपली जोड़ दिया जाता है। जितना भी ईएमएफ होगा E1, E2, E3 एसो ऑन EN तक जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो हर एक सेल का अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इन इंटरनल रेजिस्टेंस को भी सिंपली जोड़ दिया जाता है, वह R1, R2, R3, R4 एसो ऑन Rn तक। ये इक्विवेलेंट कहलाता है, ये इक्विवेलेंट, और ये भी क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्विवेलेंट हमारी वैल्यूज़ मिल गई है, ईएमएफ का, रेजिस्टेंस का। किस कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं? ये सीरीज़ में। अच्छा, एक चीज़ और बताया गया था, चलो अभी मैक्सिमम और करंट के लिए वो कंडीशन बताया गया, वो अलग है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आए तो क्या पढ़ा हमने? पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर ऐसा कुछ परफेक्ट कॉम्बिनेशन तो नहीं देखने को मिलता, बट हम ई इक्विवेलेंट को E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, और R इक्विवेलेंट को सर हम R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। ये पढ़ा है, बट ये जो कॉम्बिनेशन हमने देखा ये अभी भी परफेक्टली नहीं है। इसको बनाने के लिए हमें रेशियो की ज़रूरत पड़ी। E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का रेशियो क्या होता है? तो इन दोनों को डिवाइड किया गया तो ये इससे कट जाएगा, और ये देखो E1 R2 होगा और यहाँ पे R1 R2 बेस में आएगा। R1 बच जाएगा, R2 से R2 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो बच कितना जाएगा? E1 अपॉन R1, इसी तरह E2 अपॉन R2, और होता तो E3 अपॉन R3 एसो ऑन EN अपॉन Rn। ये बनता है परफेक्ट एक, मतलब याद अगर करें तो हमें ये याद रखना ज़रूरी है, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का। अच्छा, इसमें भी हम 1 अपॉन R इक्विवेलेंट निकालते हैं क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सर 1 अपॉन R करेंगे तो क्या ये पलट जाएगा? और पलटेगा तो उसको अलग अलग बेस पे लेंगे, तो अलग अलग बेस पे लेंगे तो 1 अपॉन R1 बचेगा, 1 अपॉन R2 बचेगा, 1 अपॉन R3 बचेगा, और एसो ऑन 1 अपॉन क्या बचेगा? Rn बचेगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा था, ठीक है। तो हमें इतने फॉर्मूले याद रखने हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में। बाकी हम बात करें, फिगर उगर तो बना लोगे, देख लेना उसमें। हम बात करें मैक्सिमम करंट की, तो मैक्सिमम करंट सीरीज के केस में हमने देखा था। अब हम पूरा डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं, हम बस कंडीशन बता रहे हैं। मैक्सिमम करंट तब होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, किससे? इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट से, मतलब NR से। तो उस केस में क्या हो जाता है? करंट मैक्सिमम। मतलब अगर मुझे कहीं दिखा कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके कंपैरिजन में? इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट से, तो हम सिंपली मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करने के लिए सेल को किस में जोड़ेंगे? सीरीज में, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। इसमें हमने क्या देखा? देखो ये जुड़ेगा तो R R R, क्या हम N बाई R, मतलब हम इसको 1 अपॉन R इक्विवेलेंट को N बाई R बोले हैं, तो R इक्विवेलेंट को क्या बोलेंगे? R बाई N बोलेंगे। तो हम लिख सकते हैं जब R बाई N इज मच मच ग्रेटर देन किससे? कैपिटल R, मतलब क्या इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये मैक्सिमम करंट का कंडीशन इसमें ये बनेगा। देख लेना क्या ये कंडीशन सही है ना? मैक्सिमम करंट का कंडीशन इसमें ये है,
और मैक्सिमम करंट का सीरीज में कंडीशन ये है। बस यही याद रखना है आपको। एक्सटर्नल इसमें ज़्यादा होगा और उसमें एक्सटर्नल कम हो जाता है। अगर एक्सटर्नल कम है, इंटरनल ज़्यादा हो गया, तो हमें मैक्सिमम करंट चाहिए, तो सर्किट को कैसे जोड़ना पड़ेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारे पास दो कॉम्बिनेशन थे। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन को एक साथ लेके आएंगे और हम पढ़ेंगे मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेल। मतलब हम सेल को आपस में सीरीज में भी रखेंगे और पैरेलल भी रखेंगे। ठीक है, तो ये मिटा रहा हूँ, ये सबने नोट कर लिया था। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेल। मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। ठीक है, सुनिएगा। मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल का मतलब ही नाम से पता चल रहा है, दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ आएंगे। तो ऐसा करते हैं, हम एक सर्किट बनाते हैं, बस ध्यान से देखना। क्वेश्चन हमें करने हैं अभी, और एकदम सटीक जो भी पढ़ रहे हो सेम वही क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो बात बंद करके ध्यान से देखो। ऐसे पहले सर्किट बना लो, ये साथ में बना लो, समझाएंगे अभी, क्योंकि अभी तो सर्किट ही बनेगा। समझ गए होगे? ये सर्किट है, ये सीधा रहेगा भाई। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है और ये बाकी पूरा हमारा सर्किट है। देखो इसमें मिक्स ग्रुपिंग हो गया, सीरीज भी है, ये सब सीरीज में चल रहे हैं, और आपस में ये सब कैसे चल रहे हैं? पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसका नाम रखें मिक्स ग्रुपिंग। नाम रख देते हैं इसमें। अब E1 E2 करके रखते हैं, EE रखें। अच्छा, इसमें मैंने देखो एक चीज़ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बनाया, अंडरस्टूड होता है, समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ पे आप इंटरनल रेजिस्टेंस E है तो इसका R1 होगा, E2 है तो R2 होगा, ये समझ रहे हो ना? तो ये मैं बनाया नहीं हूँ, बहुत देखने में थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, इसलिए आप समझ जाना कि इसका भी रहेगा इंटरनल, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, वो R1 R2 R3 जो भी आप मान रहे हो वो लेके चलोगे। अच्छा, एक बार देख लेते हैं कि जैसे मान लो हम बुक में देखते हैं कहीं कहीं पे क्या होता है कि इसकी EMF की वैल्यू जो है E1 E2 E3 लेके सॉल्व किया गया होगा। कहीं कहीं पे E इसका है, इसका भी E है, इसका मतलब सबका EMF सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस सबका सेम है। तो मोस्टली जगह पे EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस को सेम लेके ही किया गया है, तो हम वही लेके करते हैं। मान लेते हैं ये सेल E है EMF का, ये भी E है, ये भी E है, ऐसे जुड़ते जुड़ते कहाँ तक हो गया? N तक जाएगा ये, और उसका भी EMF कितना हो जाएगा? E। ये भी ऐसे ही चलेगा। अब हम सब पे लिख नहीं रहे हैं, सबका EMF समझ गए हो ना? लास्ट में बस लिख दे रहे हैं E, और ये सबका EMF। अब सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहा होगा? एक का लिख रहा हूँ R। इसी तरह इसका भी क्या रहा होगा? R, और इसका भी क्या रहा होगा? R। क्या ऐसे इसका भी R, ऐसे चलते चलते R तक जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से अटैच किया गया है इस पूरे सेल के कॉम्बिनेशन को। अब इससे क्या होगा सर? इसमें भी सर मैक्सिमम करंट का कंडीशन पेपर में पूछता है। मैक्सिमम करंट का क्या कंडीशन रहा होगा? तो पहले तो तुम्हें इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, करंट निकालना होगा। हमें क्या निकालना है? करंट। तो सर करंट क्या होता है? टोटल EMF अपॉन क्या? टोटल रेजिस्टेंस, यही होता है ना?
तो सर टोटल ईएमएफ पता है हमें? नहीं, क्योंकि ये तो इतने सारे सेल लगे हैं, पहले तो टोटल ईएमएफ निकालना पड़ेगा। और देखो बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, तो क्या सबके टोटल रेजिस्टेंस भी निकालने पड़ेंगे, एक एक्सटर्नल भी लगा हुआ है। तो पहले ये दोनों निकालेंगे, वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, आई मिलेगा। अब उस आई की वैल्यू को मैक्सिमम कब रखना है वो कंडीशन हम बना लेंगे, वो हमें पता है कि कैसे कंडीशन करते हैं। डिनोमिनेटर को मिनिमम कर देंगे तो आई मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस को कम करोगे तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो पहले निकाल के तो वैल्यू देखो कितना आ रहा है। तो हम पहले देख रहे हैं टोटल ईएमएफ। तो एक बात बताओ, रो एंड कॉलम तो तुम्हें पता ही होगा, थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये कॉलम है, ऐसे ऐसे बने हैं, कॉलम है, कौन सा इसमें कॉलम है, और रो अगर मैं डिवाइड करूं तो इसमें देखो टोटल कितने सेल लगे हैं, n तक लगे हैं, n तक लगे हैं। तो इस पूरे रो का, ये रो हो गया, ये पूरा रो हो गया, इस पूरे रो में ईएमएफ कितना होगा, n इंटू ई, अभी बताया ना, क्योंकि सीरीज में है ना सब। तो क्या ई कहाँ तक जुड़ेगा, n तक, तो सब सेम है, तो क्या n इंटू ई लिखा जा सकता है। और रेजिस्टेंस भी देखो, R R R R कहाँ तक जुड़ेगा, n तक जुड़ेगा। तो क्या ये भी n इंटू आर हो जाएगा क्या, केवल एक रो का। ऐसे कितने रो चल रहे हैं हमारे पास, सर हमें नहीं पता है कितने हैं, हम मान लेते हैं। ये बात अभी आप लिखिएगा फिगर में, अभी सुनिए पहले, ये कितने टर्म में चल रहा है, n टर्म में, और ये कितने टर्म में मान लेते हैं, m टर्म में। मतलब ये वैल्यू m तक गई है और ये वैल्यू कहाँ तक गई है, n तक गई है। क्लियर है। अब सुनो, इसमें टोटल nr और ne आया, इसमें भी ne nr ne nr ne nr, ऐसे चलते चलते कितने टर्म तक जाएंगे, m टर्म तक जाएंगे। और ये सारी टर्म्स आपस में क्या पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब पैरेलल हो गए तो देखो कुछ ज़्यादा नहीं करना, पैरेलल में तो ईएमएफ सेम होता है ना। पैरेलल में इसका ईएमएफ n इंटू ई आया है, इसका भी कितना आया है, n इंटू ई, इसका भी n इंटू ई। तो क्या पूरे ब्रांच का n इंटू ई ही रहेगा क्या, पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो टोटल ईएमएफ समझ गए हो कैसे आया है। तो केवल n इंटू ई ही लिखेंगे, क्या m वाला फैक्टर इसमें आया, नहीं। भले से गया कितने टर्म तक है, m टर्म तक, मगर क्या m उसमें आया टोटल ईएमएफ में, नहीं। मगर रेजिस्टेंस में आएगा, ध्यान देना। क्यों, अब टोटल रेजिस्टेंस समझो, टोटल रेजिस्टेंस, ये बात समझो ना, लिखना पड़ेगा क्या, ये पूरा मैं लिखूंगा तो पता है कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, देख लो पहले, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। सर टोटल ईएमएफ निकालना है तो टोटल ईएमएफ इन इच रो, पहले ऐसे लिखोगे, इच रो। बताइए कितना आएगा, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई कहाँ तक जाएंगे सर, n तक जाएंगे। अब यहाँ पे e कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ne आ जाएगा। तो इच रो में आएगा, एक रो में इतना आया। देन टोटल ईएमएफ, अब क्या हर जगह यही रहेगा, ne, तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, n इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। सर एक कॉलम में पूछ रहे हैं, मतलब रो की बात कर रहे हैं, इन इच रो बताइए कितना आएगा, एक रो में कितना आएगा, r प्लस आर प्लस आर प्लस आर कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो सर क्या इसको हम लिख सकते हैं, n इंटू आर लिखा जा सकता है। अब हमें इसी को कहाँ तक के कॉलम लेके टोटल जाना है, m तक जाना है ना। टोटल ऐसे ये रो कहाँ तक चलते हुए आए हैं, m तक आए हैं। तो सर m तक आए हैं तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन सर्किट, अब पूरे सर्किट की बात की जाएगी। तो सर क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1, एक में कितना आया है, nr, दूसरे में भी कितना आया है, nr, तीसरे में भी nr, और ये कहाँ तक जाएगा, क्या m टर्म तक जाएगा क्या, समझे हो ये बात, ये वाला।
क्योंकि पैरेलल में हम अभी आपको बताएं कि आर इक्विवेलेंट नहीं 1/r इक्विवेलेंट निकाला जाता है, और उसकी वैल्यू 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, और सब तो सेम है, nr, तो क्या सबको जोड़ दोगे। अब ये कहाँ तक गया है, m तक, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना थोड़ा, सब में nr सेम है, कॉमन ले लें तो कॉमन क्या हो गया nr, तो अंदर क्या बचेगा 1 1 1 1, कहाँ तक m तक, तो क्या ऊपर m आएगा, अरे 1 1 1 कहाँ तक जोड़ रहे हो, m तक, तो m ही तो आएगा आंसर में, तो m अपॉन कितना हो गया nr। अच्छा सर अब r इक्विवेलेंट कितना हो गया nr/m, क्या मिल गया r इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल मिल गया है और टोटल ईएमएफ मिल गया है। क्या इन दोनों वैल्यूज को उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, बट ध्यान देना ये केवल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का है, क्या उसके साथ ये सीरीज में जुड़ा होगा। अब ये सब हट गया, एक रेजिस्टेंस लगा इतने का, और उसके साथ ये किस में जुड़ा होगा, सीरीज में, तो क्या हम अब यहाँ लिखेंगे I = टोटल ईएमएफ कितना आया है N × E अपॉन में ये R इक्विवेलेंट कितना आया है NR अपॉन में M प्लस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, इसको इधर लिख लो एक्सटर्नल को, प्लस में NR/M। क्या ये मिल गया टोटल करंट। अब बताओ क्या हम इसको नीचे वाले को सॉल्व कर लें, क्या सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा NE/MR प्लस NR, और अपॉन M कहाँ चला जाएगा, तो क्या मैं इसको MNE लिख सकता हूँ क्या, ये बनता है टोटल करंट इस सर्किट के लिए। अब इसी करंट को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम, हमने बोला ना कि हमें मैक्सिमम करंट का कंडीशन पढ़ना है, क्या हमें इसी करंट को मैक्सिमम करना है। अब सोचो ये करंट मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ये डिनोमिनेटर क्या हो, कम हो। अरे रेसिप्रोकल है ना ये I इसके, तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू को अगर कम रखोगे तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा। अब सर इसको कैसे कम रखेंगे, समझ रहे हो, जैसे मान लो मैं तुमको एक इक्वेशन दे रहा हूँ और इक्वेशन में मैं बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू मिनिमम होनी है, तो सर इसकी वैल्यू मिनिमम तो पता ना क्या हो सकती है भाई, माइनस में भी जा सकती है, जीरो भी हो सकती है, तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मान लो कभी ऐसा हुआ R की वैल्यू छोटी हो, स्मॉल r की वैल्यू बड़ी हो, तो क्या आंसर माइनस में आने लगेगा। R बड़ा हो गया और स्मॉल r छोटा हो गया तो वैल्यू किस में आएगा, प्लस में। दोनों इक्वल हो गए तो मे भी हो सकता है आंसर जीरो भी आ जाए, जीरो तो नहीं आएगा क्योंकि सर एक प्लस नहीं है, मगर दोनों एक प्लस में सेम है और एक माइनस में सेम है, तो क्या दोनों हो सकते हैं कट जाए, तो जीरो भी हो सकता है। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है, माइनस होना, प्लस होना, जीरो होना, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो सर ऐसे चीज़ों के लिए हमें जाना पड़ता है परफेक्ट स्क्वायर के पास। याद होगा आपको, आपने अगर कहीं पे भी मैथ्स में पढ़ा होगा मैक्सिमा और मिनिमा, पढ़ा है क्या अभी, हाँ पढ़ रहे हो, मैथ्स में पढ़ लिए हो, डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा है मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा वाला केस है, उसमें भी हम परफेक्ट स्क्वायर, उसमें तो LHL एंड RHL लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट्स जो डेरिवेटिव्स में आते हैं राइट हैंड लिमिट्स में, तो उस केस में हम परफेक्ट, यहाँ पे अभी इसको डिफरेंशिएशन तो कर नहीं पाओगे, तो यहाँ पे हम इसके डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और उस परफेक्ट स्क्वायर की, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू को तुम मिनिमम क्या कर सकते हो, ये x स्क्वायर है, मैं बोलूँ इसकी वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, जीरो। क्या इसके अलावा माइनस में हो सकती है, नहीं, जीरो इसकी मिनिमम वैल्यू है। देख लो तुम भाई, x की वैल्यू तुम 1 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, मगर तुम -1 भी रखोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। -2 रखोगे तो भी आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो मिनिमम क्या रख सकते हो, जीरो, तभी आंसर क्या आएगा, जीरो। समझ रहे हो।
मतलब हम किसी भी नंबर को मिनिमम अगर करना है, उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इस वैल्यू को क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर की तरह दिखना चाहिए। तो अब ये कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, अभी वो बात की बात है। पहले करंट इतना आया है, ये इसको नोट करो, सर्किट बनाओ, क्योंकि मैं ये फिगर मिटा के इधर ही सॉल्व करूँगा उसको मैक्सिमा मिनिमा के लिए। जल्दी करो। हो गया, इधर का हो गया, ये तो सर्किट बन गया होगा। करंट हमें मेन निकालना होता है इसमें मैक्सिमम करंट, तो अब करंट निकाल लिए हैं, अब उसी की वैल्यू को मैक्सिमम करने जा रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम करंट, तो करंट कितना होगा, ये केस है, इसके अंदर हम केस पढ़ रहे हैं अब, जो ये टॉपिक पढ़ लिया है, तो मैक्सिमम करंट का केस है ये। सर I इज इक्वल टू कितना आया है, MNE, फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, ध्यान से देख लो। M किसके साथ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, और स्मॉल r के साथ क्या है, N है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो करंट I की वैल्यू को मैक्सिमम करना है, तो क्या MR प्लस NR को क्या होना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्या इसकी वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम, तो I क्या हो जाएगा अपने आप, मैक्सिमम। अब सर इसकी वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो थोड़ा ध्यान से देखो, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बना रहा हूँ, MR प्लस NR बस उसमें आना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिखा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देख लो भाई, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ये और ये बात एक ही है ना, मगर सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो अलग अलग स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर होना चाहिए, इसका क्या होना पड़ेगा, होल स्क्वायर। तो अभी कहाँ बना है, नहीं बना, तो अभी हम और इसमें करेंगे क्या, 2 रूट में MR NR, ठीक है, एक प्लस कर दिया और एक क्या कर दिया, माइनस, क्या वैल्यू में कोई चेंज होगा, इतनी बड़ी चीज जो लिखी है इसका मतलब यही है, देख लो, समझ रहे हो, ये तो पूरा कट जाएगा, और इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, तो यही तो लिखा है। अब बताओ, इसको ले लूँ, इसको ले लूँ और इसको ले लूँ, तो क्या ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब क्या परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किसका परफेक्ट स्क्वायर बना, MR प्लस में कि माइनस में, माइनस में NR का होल स्क्वायर, प्लस में क्या चल रहा है, 2 रूट MR NR, क्या बन गया ये परफेक्ट स्क्वायर। यही बनाना था आपको, इससे कोई लेना देना अब नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर बस हमें किसका देखना है, MR प्लस NR। अब बताओ, ये जब परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो इसी की वैल्यू को तुम किसके इक्वल, मिनिमम इसको करना है,
ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू को मिनिमम करना है, तो मिनिमम क्या हो सकता है? जीरो। मिनिमम क्या हो सकता है? जीरो। तो हम लिखेंगे रूट में mr माइनस nr का होल स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज ओनली जीरो। केवल इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? जीरो। तो हम इसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। एम आर माइनस एन आर का होल स्क्वायर किसके इक्वल कर देते हैं? जीरो। तो क्या ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई? अब जब ये मिनिमम वैल्यू हुई तो एक बात बताओ, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, रूट जीरो तो जीरो ही रहना है, तो स्क्वायर हटा भी सकते हैं, तो भी इधर क्या रहेगा? जीरो। इसका मतलब सर रूट एम आर किसके इक्वल हो रहा है? रूट, अच्छा ये स्मॉल आर था भाई, सही कर लेना, यहाँ से गड़बड़ हो गया, एन आर था, ठीक है। अच्छा दोनों तरफ रूट है, तो क्या रूट से रूट कैंसल आउट हो जाएगा? तो क्या बन जाएगा? एम आर इज इक्वल टू एन आर बन जाएगा। अच्छा सर कैपिटल आर किसके इक्वल हो जाएगा? थोड़ा ध्यान से देखो, कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ रहा है? एन आर बाई एम किसके, क्या वह है? आर इक्विवेलेंट। मतलब तुम क्या बोलने वाले हो? अब सुनो, मिल गया कंडीशन हमें। अगर मिक्स ग्रुपिंग सेल है, उसमें तुम्हें मैक्सिमम करंट चाहिए, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो करंट क्या हो जाएगा अपने आप? मैक्सिमम। समझ गए मैं क्या बोला हूं? मैंने बोला कि अगर मिक्स ग्रुपिंग सेल है, उसमें तुम्हें करंट मैक्सिमम चाहिए, तो तुम्हें किसको किसको इक्वल करना पड़ेगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को इन इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू से क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। तब करंट सर्किट में अपने आप क्या हो जाता है? मैक्सिमम। क्लियर है? ठीक है, नोट करो ये कंडीशन। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कब मिक्स ग्रुपिंग सेल में करंट मैक्सिमम होता है। चलिए अब ये ख़त्म हो गया है, अब सीधे फटाफट क्वेश्चन करो, ये टॉपिक आज ख़त्म हो। बहुत पीछे हो गए हम लोग, इस वीक में हमें ये चैप्टर ख़त्म करना था। बचा है हमारे पास बस 2 दिन ना, 2 दिन की 1 दिन, 1 दिन। बताओ कैसे ख़त्म होगा? पूरा इतना चैप्टर में टॉपिक है। जल्दी करो, जल्दी क्वेश्चन करा दें। इस पे क्वेश्चन बहुत आए हैं, बोर्ड में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के, हर जगह मिलेंगे, केवल बोर्ड में ही नहीं मिलेंगे आपको। सर्किट वाले क्वेश्चन अभी दिखा रहे हैं, होते आसान हैं, बस थोड़े बहुत दिमाग लगाने होंगे, क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। जल्दी करिए। हटा दे।
इधर का हटा दे, क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है नोट करो, तब तक फटाक से इसको नोट करो भाई, समय मत लगाओ। अभी तक आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना चाहिए था, जो ये अभी टाइम चल रहा है ना, इस टाइम में अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर होना चाहिए था। चल रहा है अभी तीसरा, 2 5 टोटल 5 चैप्टर अभी हो रहे हैं। 3 सेल क्वेश्चन लिखिएगा ऑफ EMF 2 वोल्ट 1.8 वोल्ट 1.5 वोल्ट कॉमा दे दे के लिखा हुआ है, आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, are connected in a series. Their internal resistance 0.05 ohm, 0.7 ohm, 1 ohm respectively. If the battery is connected to 4 ohm external resistance, via अमीटर से कनेक्ट कर दिया गया। What would be reading in the ammeter? जल्दी बताइए सब लोग, What would be reading in ammeter? सब लोग बता सकते हैं इसको। और दूसरा इसी का ये ए पार्ट है, और दूसरे पार्ट में बोल रहा है इफ द 3 सेल, वही सेल जो ऊपर दिए गए हैं, above 3 cell above were joined in a parallel, would they be characterized by a definite EMF, characterized by a definite EMF and internal resistance, ठीक है। इफ नॉट, ये क्वेश्चन मार्क बना दिया है यहाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस, इफ नॉट हाउ विल यू ऑब्टेन अ करेंट? जल्दी बताओ। इन each branch, how will obtain a current in each branch? पहले का आंसर आ गया 0. एक ही क्वेश्चन का 2 पार्ट है, दूसरा तो कुछ नहीं है, दूसरा कर लोगे। पहला पहले बताओ। 0.9 आ रहा है भाई, 0.92 आंसर आ रहा है, ठीक है। क्यों भाई, आया सबका? 3 कितने आपको दिया गया है, कौन कौन से हैं हमारे पास, रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं? सॉरी EMF बनाओ। EMF एक कितने वोल्ट का है? 2। एक कितने का है? 1.8 और एक 1.5। और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस भी बना लीजिए। क्या ये इंटरनल रेजिस्टेंस है? और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किससे जुड़ा हुआ है? ये सीरीज में है, इसीलिए देखो मैं सीरीज में है तो मुझे पता था कि ऐसे जुड़ना है। क्वेश्चन में लिखा है कनेक्टेड इन अ सीरीज। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने ओम से जुड़ा है? 4 ओम। और एक किससे जुड़ा हुआ है? अमीटर से। तो
तो प्लस माइनस ऐसे करके हमने जोड़ लिया, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस लिख दीजिए भाई। इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए, पहले का कितना है 0. इसका और इसका 1 ओम। ठीक है, हो गया है ये, ठीक है कोई बात, ठीक है चलो कोई बात नहीं, कर लो। अब लिख लिए हो तो बता दो बस। इसका आंसर टोटल ईएमएफ निकालना है, इक्विवेलेंट। टोटल ईएमएफ कितना होगा, जोड़ दो भाई, 5.3 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 5.7। आर भी जोड़ के भाई, तो हम केवल स्मॉल आर लिखे, देख के मत बोलो उसमें से। 5.75 जोड़ दीजिए, हमें आई चाहिए ना, तो इक्विवेलेंट अपॉन कितना हो जाएगा, आर प्लस आर इक्विवेलेंट हो जाएगा ना। इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है और इसकी वैल्यू 0.92 एम्पियर आया। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला है इसमें कि इफ द सेल इज एबव वेयर ज्वाइंड इन अ पैरेलल अगर ज्वाइन कर दे रहे हैं, दे कैरेक्टराइज बाय अ डेफिनेट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, तो लिख दोगे आंसर में। मैंने बताया था क्या, नो। हम क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नो फॉर्मूला फॉर देयर, नो फॉर्मूला फॉर देयर। हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो पूछा है ना कि अगर नहीं तो कैसे हम करंट एक ब्रांच में निकालेंगे, तो यूजिंग किरचॉफ लॉ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये तो कर लिए हो तब छोड़ो, क्या मतलब है, उतना लिखवाए हो तब बोल रहे हो कर लिए। एक ही क्वेश्चन हुआ है, बता दो और भी क्वेश्चन कराए हैं और एक होमवर्क दे दिए थे, सर्किट वाला था। क्या था, फिर से बोलो। ईएमएफ टू आइडेंटिकल सेल। ठीक है चलो छोड़ो, लिखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अरे भाई बस वही मिटा रहे हैं, लिख लो, फिगर ही मिटा है। कोई एकदम पतला चल रहा है, कोई एकदम मोटा चल रहा है। A cell of EMF 1.1 volt, ये नहीं न कराए हैं, an internal resistance 0.5 ohm is connected to a वायर से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, is connected to a wire of resistance 0.5 ओम, रेजिस्टेंस भी उतना ही है 0.5 ओम। अनदर सेल ऑफ सेम EMF, अनदर सेल ऑफ सेम EMF, उतने ही EMF का, is connected in a series, is connected in a series, ठीक है, but the current in a wire remains same, but the current in wire remains same। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, find the internal resistance of the second cell, find the internal resistance of second cell, दूसरे वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, सेल ऑफ EMF 1.1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज कनेक्टेड टू अ वायर, जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वायर है तो मतलब कौन सा रेजिस्टेंस हो गया एक्सटर्नल, कितने से 0.5 ही ओम से। फिर बोला कि एक और सेल लेते हैं, दूसरा सेल, मगर EMF उसका उतना ही रहेगा, कितना 1.1
1 वोल्ट, उसको किससे कनेक्ट किया गया, उसी सेल से, कैसे, सीरीज में, बट सर्किट में करंट अभी भी क्या जा रहा है, सेम जा रहा है, ठीक है। तो बोला है कि इंटरनल रेजिस्टेंस सेकेंड सेल का क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर, कर सकते हो आप। आया, नोट हो गया। बोलो भाई, आया। इतना समय लग रहा है इस छोटे से क्वेश्चन में, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या मतलब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। सीरीज सर कॉम्बिनेशन है, 2 केस बनाना है। केस फर्स्ट लो पहले, केस फर्स्ट, कोई मार्कर ही नहीं ढंग का है। केस फर्स्ट में आओ, पहले बताओ ईएमएफ कितना है, 1 पॉइंट है, और सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी इतना है और इंटरनल भी सेल का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0 पॉइंट, अच्छा इसको E1 मान लो, इसको R1 मान लो, ठीक है। और सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कितना है 0.5 हो। बताइएगा थोड़ा, पहले करंट निकालो। पहले केस में सर करंट होता है EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही होता है क्या। तो EMF कितना है और सर ये कितना होगा, तो आंसर कितना आएगा 1.1 एम्पियर, करंट यही आएगा। अच्छा अब सर केस सेकेंड में आते हैं। केस सेकेंड में सर उतना ही ईएमएफ फिर जोड़ दिया गया, मगर कैसे जोड़ा गया है, सीरीज में। तो क्या सीरीज में एक ईएमएफ और जोड़ा जाएगा, तो 1.1 और 1.1 क्या 2.2 हो जाएगा क्या, मतलब इक्विवेलेंट अब आएगा 1.1 प्लस 1.1 कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा। समझे हो, समझे हो। अच्छा सर ये अब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, सर अब नया वाला जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, एक सेल जोड़ा गया है, तो एक सेल जोड़ा गया है जिसका दिया था कितना, मगर एक दूसरे को जब जोड़ा गया तो उसका तो 0.5 नहीं ले सकते ना, ईएमएफ सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो पूछा है उसने, जाहिर सी बात है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या अलग रहा होगा। तो क्या भी नया इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया, और एक्सटर्नल तो अभी भी कितना है 0.5 हो। क्या अब इसमें आई वही रहना है क्या, अरे क्वेश्चन में बोला है बट करेंट इन वायर रिमेन, तो करंट अभी भी कितना जाएगा, तो रख दो फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे E टोटल अपॉन R प्लस R, और ये R डैश होगा नया वाला, समझ रहे हो ना। तो अब कितना होगा सर I, तो वही है सर 1.1, E टोटल कितना आया है सर 2.2, R तो 0.5 ही सर रहेगा, और R डैश अब कितना हो गया 0.5 प्लस में R। क्या अब इसको सॉल्व करके स्मॉल r की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड सेल, निकालो फटाक से, ऊपर नीचे 10 से इधर 10 से मल्टीप्लाई करो, पहले ये 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 22, और नीचे 0.5 कितना हो जाएगा 11 से 22 कट गया कितनी बार में 2, तो इधर चला गया 1 प्लस R इज इक्वल टू 2, देन R इज इक्वल टू कितना आएगा 1 ओम, यही आंसर आ रहा है। दूसरे वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। ये चल नहीं रहा है, ये चल रहा है, मोटा चल रहा है बस। नेक्स्ट बोले, लिख दे ही रहे हैं। फिगर बनाना है इसमें,
बाद नहीं। वन बोल्ट, सॉरी 8 बोल्ट है, 8 बोल्ट 1 ओम। कराए नहीं ना क्वेश्चन। 4 बोल्ट 0.5 ओम। ठीक, हमसे पूछा है कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। सब लोग बताइएगा। ये सर्किट दिया है, कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। देखते हैं कौन बता लेता है बहुत आसान। इसका ईएमएफ 4 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 0.5 ओम है इंटरनल। इसका 8 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितने का है, 1 ओम का है। और ये 4.5 ओम, 3 ओम, 6 ओम के हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। उसने बोला कि इनमें देखो करंट अब क्या होगा, पहले एक बार ध्यान से सुन लो। उसने बोला सर्किट में सर कितना करंट जाएगा ये बताना है, मगर टोटल करंट नहीं बोला है उसने। करंट इन ईच रेजिस्टेंस मतलब इसमें करंट अलग आएगा, इसमें अलग आएगा, इसमें अलग। जैसे मान लो यहाँ से करंट निकाल रहे हो, यहाँ से इस सेल से निकाल रहे हो, तो इस सेल से करंट आएगा आएगा आएगा, यहाँ तक तो आई आया, मगर जब इसमें आएगा तो कौन हो जाएगा, I1, और इसमें क्या हो जाएगा। तो क्या सारे जितने भी हमारे रेजिस्टेंस लगे हैं ये और ये, क्या सब में करंट अलग अलग हो गए। जैसे इसमें 5 है तो इसमें कितना गया होगा, 2.5 नहीं गया होगा, क्योंकि ये 6 है तो जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा गया होगा। 4 मान लेते हैं, 4 एम्पियर गया और इसमें 1 ही आया, तो टोटल 5 हो गए ना। तो 5, 4, 1 सब में अलग अलग हुआ, तो हमें वही निकालना कि इसमें कितना करंट जाएगा। जल्दी बताओ निकाल के। फाइंड द करंट इन इच सर्किट। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, देख रहे हो 2 सेल लगा है। जल्दी बताओ। आया किसी का, किसी एक रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आया कितना, uh, 0.56 में एंड 3 में 1, तो 3.5 और 4.5 में 3.5। इसमें कितना बोले, और इसमें 0.5 और इसमें 1.5। ठीक है, चेक इट। सुनो भाई, पहले देखो ध्यान से, हो सकता है कुछ गलत किए हो या सही किए हो तो ठीक है, अच्छी बात है। सुनिए, पहले कोशिश तो करो, सब लोग करो। इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालो ना, कितना आएगा। देखो ध्यान से सुनो, इक्विवेलेंट ईएमएफ में मैंने बताया कि देखना, पहले सबसे बड़ी बात ये है ना कि लोग क्या होता है, इसको देख के तुरंत आंसर सॉल्व कर देते हैं, सर 8 और 4 12। नहीं, एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है, घटेगा ये। आपने सॉल्व कर दिया क्या, वही हमें पता है 8 और 4 12 सर सीरीज में तो है, जोड़ दो। जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे नहीं, अरे भाई नहीं जोड़ेंगे, बिकॉज एक प्लस और दूसरा प्लस, 2 टर्मिनल सेम है, और सीरीज में मैंने बताया कि एक प्लस तो फिर दूसरा माइनस, ऐसे जुड़ता है। अगर दोनों सेम जुड़ गए तो ये घटेंगे, मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ वही होगा सर, E1 प्लस E2। बट एक अगर प्लस में लिए तो दूसरा किस में लेना पड़ेगा,
माइनस में, तो कितना वोल्ट आएगा? 4 वोल्ट। मिल गया? ये विजिबल है, कलर नहीं होगा मुझे पता है। 4 वोल्ट, ठीक है। इक्विवेलेंट कितना आया? 4 वोल्ट। अब सुनिए सर, आर इक्विवेलेंट भी निकाल लेते हैं, टोटल आर निकालिए। चलिए आर प्लस आर इक्विवेलेंट सब एक ही में जोड़ देते हैं, तभी तो आई आएगा। तो आर प्लस आर, तो पहले आर देखो, कैपिटल आर में आओ। 4.5 प्लस, सर ये दोनों तो सीरीज में नहीं पैरेलल हैं, और इनके साथ ये सीरीज में है, तो इसको तो ऐसे ही जोड़ा जाएगा। तो सर ये कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/, समझ रहे हो ना इतनी बात? और इसको उल्टा किया जाता है, ध्यान देना, ऐसे बस नहीं लिखा जाता। देखो पैरेलल में होता है सर 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, ये होता है ना। तो जब इसको उल्टा करोगे तो ये भी तो उल्टा होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? 3 × 6/3 प्लस, समझे हो ना? अरे 3 और 6 का एलसीएम तो 18 ही होगा। नहीं है, गलत हो गया, 6 होगा, 18 नहीं होगा इसमें। ये कितना होगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 2। और ये कितना हो जाएगा? 1। तो 3/6, 1/2, मतलब क्या 2 डायरेक्ट लिख दें? 2। चलो ये सॉल्व साइड में किया गया है। 1/r आया इतना, तो r2 आएगा, प्लस ये जुड़ गए। अब बताओ क्या इनके साथ ये सीरीज में, ये भी किस में? सीरीज में। तो क्या 1 + 0 पॉइंट जोड़ दो, 4 1 5 1 6 2 8 ओम आया क्या? ठीक है, ये आ गया। अब आई बताइए कितना होगा? सर ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस ई इक्विवेलेंट कितना आया? और 8 तो कट गया, 0.5 या 1/2 एम्पियर मिला। आधा एम्पियर का करंट निकला है, तब तो बहुत छोटा छोटा डिवाइड होगा। अब आधा एम्पियर का करंट है, तुम खुद सोचो, निकला ही सेल से आधा एम्पियर है, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ बहुत छोटा जाएगा और इसमें भी बहुत छोटा जाएगा। मतलब एक में तो पता चल गया सर, कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। तो क्या लिखोगे सर? करंट इन 4.5 ओम इज, बोलो 1 समझे हो? अरे इससे जो निकला हो तो इसमें तो वही आएगा, मगर यहाँ है कि डिवाइड होगा ना I1 I2। तो सर इसमें पता ना I1 कितना I2 निकालिए, बट निकालने के लिए पहले इसका पोटेंशियल सर चाहिए, पोटेंशियल भी पता करना पड़ेगा। तो सर अब क्या करेंगे? तो हम भी निकालते हैं। बताओ ये दोनों पैरेलल हैं, तो क्या इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होगा? तो एक का किसी का निकाल लो। सर कैसे निकालेंगे? भाई सुनो, सीरीज में है ना, तो यहाँ देखो ध्यान से, ये और ये दोनों ब्रांच आपस में मिलके इसके साथ किस में है? सीरीज में। तो अगर ये दोनों हट जाते हैं तो क्या करंट सब में सेम जाता? तो करंट हमने कितना निकाला है? 1/2 ओम, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस कितने का है? 3 ओम का। 1/2 एम्पियर है ये, और रेजिस्टेंस कितने का है? 3 ओम। तो क्या भी मिल जाएगा? समझ रहे हो? कितना आएगा? कैसे सर भी मिलेगा? भी ऐसे नहीं मिलेगा, एक का नहीं निकलेगा, दोनों का। मैंने बोला दोनों को हटाना है, तो इन दोनों को तुम जोड़ोगे तो पैरेलल जुड़ेगा। तो 6 और 3 पैरेलल जुड़ा था, तो कितना आया था? 2। और करंट सर्किट में कितना जा रहा है? 1/2। तो पोटेंशियल ऐसे लिखा जाएगा, देखो, V इन 3 ओम एंड 6 ओम कितना आएगा? तो पहले दोनों को जोड़ो, तो R इक्विवेलेंट उन दोनों का कितना आया? 2 ओम। सर्किट में करंट कितना गया सर? 1/2 एम्पियर। अब V इज इक्वल टू I इंटू कितना होता है? तो I की वैल्यू 1/2 और R कितना है? 2। 2 से 2 कट गया, कितने वोल्ट का EMF होगा? मतलब पोटेंशियल इसका और इसका दोनों में पोटेंशियल 1-1 वोल्ट के होंगे। अब 1 वोल्ट का पोटेंशियल इसका है और 1 वोल्ट का पोटेंशियल इसका है, मगर इसका रेजिस्टेंस कितने का है? तो क्या इसमें करंट मिल जाएगा? फिर V इज इक्वल टू I इंटू
आर। तो बताओ इस वाले सर्किट के लिए V इज इक्वल टू आई इंटू आर करोगे तो इसमें करंट कौन आ रहा है, I1। तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन V की वैल्यू तो सेम रहेगी 1, बट R कितना हो गया 3, मिल गया I1। अब इसमें आओगे तो फिर V इज इक्वल टू I2 इंटू कितना करोगे, R करोगे। सर I2 इज इक्वल टू कितना होगा, V की वैल्यू सेम रहेगी 1, बट R क्या चेंज हो गया, तो 1/6। दोनों जोड़ोगे तो क्या फिर आंसर आएगा, कितना होगा 1/3 प्लस 1/6, क्या 1/2 आ रहा है, तो 1/2 ही तो मेरा मेन करंट था, वही तो 2 डिवाइड होगा, समझे हो। तो इस सर्किट से करंट निकला 1/2, एक में गया 1/3, एक में गया 1/6, यही हमसे पूछा था। नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जल्दी करो भाई, बहुत कम क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, सब चीज़ सही हो के भी गलत हो जा रहा है। इसमें 3 आंसर जो है ना, एक का आंसर ये है और बाकी 2 के वहाँ लिखे हैं। 4.5 में 1/2, 3 ओम में 1/3, 6 ओम में 1/6। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना पेपर में या कहीं पे अगर बोर्ड में कर रहे हो तो आंसर जहाँ पे आए उसको बॉक्स में बंद करके ज़रूर लिखो आंसर, क्योंकि आप जब देखो इसको अब तुम सॉल्व करोगे तो पूरा लैंग्वेज जब तक नहीं लिखोगे मुझे कैसे समझ में आएगा। मान लो मैंने वहाँ लिख दिया है वो, तो वहाँ एरो बना बना के लिखा है ना, तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ता ना कि करेंट इन अ 3 ओम इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये पूरा लिखोगे, लिख के तब बॉक्स में बंद करोगे, और वहीं लिख दिए तो बॉक्स में वहीं बंद कर दो, चेक करने वाला वहीं देख लेगा, हाँ कर दिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बस आंसर से मतलब है, आप कहाँ किए हो, किस जगह, प्रोसीजर सही होना चाहिए। मिटा दें, लिखिए बनाइए, इसका आंसर सब लोग बताएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये R1 है, ये R2 है, ये E1 है, ये E2 है और ये कैपिटल R है, ठीक है। इतनी चीज़ें गिवन है। हमसे क्या पूछा है, वैल्यू दे रखी है, ये है 0.2, ये है सॉरी 0.2 नहीं 2 वोल्ट लिख लो, और ये है 4, ठीक है। R1 की वैल्यू है 1, 2 एंड 5, ये है 1, ये है 2 और ये है 5, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट है C, एक पॉइंट है B और सॉरी A है यहाँ, और यहाँ है एक पॉइंट B, A B C ऐसे पॉइंट दिए गए, ठीक है। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्या है, पोटेंशियल, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड A। जल्दी बताइए, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, पॉइंट B एंड A। और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। 2 क्वेश्चन पूछा है, इतनी चीज़ें देने के बाद
CAB 3 पॉइंट हैं। ये तीनों पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3। जल्दी आंसर बताइए इसका। आया? नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। पोटेंशियल निकालना है तो क्या नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? इसमें हमसे क्या ऐसा पूछ दिया है? एक तो A से B के बीच में पोटेंशियल निकालना है और एक A और C के बीच में निकालना है, यही है ना? A और C पहले देख लें, एक सेकेंड भाई रुकना। पॉइंट सही दिया है ना? A और C इधर है और A और B इधर है, ठीक है, पॉइंट सही है। तो एक फॉर्मूला पढ़े हो, थोड़ा देखो ध्यान से। पढ़ा है क्या है फॉर्मूला? कह दो नहीं पढ़े हो। V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर, पढ़ा है? अच्छा, कभी कभी ये फॉर्मूला हो जाता है V इज इक्वल टू E प्लस आई इंटू आर, कभी ये भी हो जाता है, माइनस की जगह क्या लग जाता है? प्लस। अब बस ध्यान से समझो, इसी फॉर्मूले का खेल है। पहले समझो ये कहाँ से आया, क्या है, ये तो तुम पढ़े हो, एक बार रिकॉल करना। बट देखो क्या है, मान लो एक 4 वोल्ट का है, एक 2 वोल्ट का है, ठीक है। तुम कहीं से भी करंट निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है। तुम इस सेल से निकालना चाहते हो तो करंट इधर से निकलेगा, और इस सेल से निकालना चाहते हो तो करंट इधर से निकलेगा, क्योंकि प्लस से ही निकलेगा करंट, चाहे इसके प्लस से निकले चाहे इसके। मगर मोस्टली टाइम में जो बड़ा सेल होता है, जिसका ईएमएफ ज़्यादा होता है, उसी से करंट निकालते हैं तो अच्छा रहता है। क्वेश्चन में दिया होता करंट तब तो हम वही लेते हैं, मगर उसने बोल दिया कि इससे किससे निकल रहा है हमें नहीं पता, तो मैंने बड़े सेल से निकाल लिया करंट। अब बताओ ये करंट क्या ऐसे घूमते हुए जाएगा? देखो क्या ऐसे जाएगा? तो B से A जब जाएगा, क्योंकि पहला हमें B से A ही निकालना है, तो B से जब A जाएगा तो क्या निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा? जाएगा। तो उस केस में फॉर्मूला ये लगेगा, V इज इक्वल टू E माइनस, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, प्लस वाला नहीं होता है। मेरा फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टी माइनस आई इंटू आर। याद करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब बता रहा था तो मैं इसी इक्वेशन से कंपेयर कर रहा था, याद है? जब इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ा रहा था तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में मैंने इसी इक्वेशन से ही कंपेयर किया था सारे इक्वेशन को। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। बट सर इसमें प्लस कब आ जाएगा पता है? अब देखो, जब A से C जाएंगे तो क्या हायर से लोअर जाएंगे? समझ रहे हो? अब करंट क्या ऐसे चलेगा ना, तो करंट जब ऐसे चलेगा तो प्लस से माइनस जब करंट चलने लगेगा तो यहाँ पे साइन क्या बन जाएगा? उल्टा इसका, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसमें सब पता है तुम्हें, भी निकालना ही है। सर दोनों का E1 E2 पता है, इसमें I नहीं पता है, क्योंकि सीरीज है तो I तो दोनों में क्या जाएगा? सेम। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? I। तो I क्या होता है? E टोटल अपॉन R टोटल। R टोटल मतलब R प्लस R, ये होता है। तो चलिए आइए E टोटल बताइए। 4 में से 2 जाएगा, जोड़ मत देना, एक प्लस से जुड़ा है दूसरा प्लस तो घटेगा ही, तो कितना आएगा? 2। अच्छा अब बताओ ये 1 2 5, 5 2 7 और 1, तो कितना आ जाएगा? मिल गया करंट, मिल गया करंट।
अब रख दो एक बार इस फॉर्मूले में, देन v इज इक्वल टू, मतलब किसके लिए निकाल रहे हो, पहला वाला। तो e की वैल्यू कौन सा लोगे, ये वाला ना, b से a के लिए ये वाला है, तो कौन सा हो जाएगा 4 माइनस i, तो दोनों में सेम जाएगा, 1/4 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितने का है 2, कट गया, तो 4 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 8, 8 में से 1 गया तो कितना होगा 7/, समझ गए हो। दूसरे में बताओ, v इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है, अरे a से c में आओ अब, तो 2 है, माइनस करंट तो अभी भी कितना होगा 1/4 इंटू, सॉरी प्लस हो गए, इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1, तो ये तो वही होगा 4 2 जा 8 और 1 9/2, एक EMF आया, एक EMF आया, क्या हुआ, अच्छा ये 9/4, एक EMF 9/4 और एक 7/2, समझ गए हैं भाई। चलिए बस्ता बंद कर रहे हैं हम, 12:35। अब क्वेश्चन तो अभी बहुत है, मिक्स ग्रुपिंग में कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ है और इसी में क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं, ख़त्म तो करना ही है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट हमें पढ़ना है, नया टॉपिक। आगे हमारे पास टॉपिक देखो क्या क्या है, मैंने आपको बताया था। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है हमारे पास हैं, पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। इसी में इफिशियंसी आती है, पावर रेटिंग आती है। इसके बाद से हमारे पास क्वेश्चन अब बनेगा, पता है कहाँ, सीधे चलेंगे हम लोग किरचॉफ रूल पे। बहुत बड़ा चैप्टर फंस जा रहा है, चलो ठीक है, किरचॉफ रूल तो जल्दी हो जाएगा। अब अगले टेस्ट में तो शायद आपका कुछ और है सिलेबस, क्या है सिलेबस पता है, ये तो नहीं होगा कि यही है, थोड़ा देखो एक बार, उसी हिसाब से पढ़ाया जाए, नहीं तो आगे चला जाए, मतलब थोड़ा इसको स्पीड